दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 का भूगोल पाठ 10 भारत मृदा वनस्पति एवं वन्यजीव का अध्ययन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को पुश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपने अपने आसपास की मिट्टी को देखा है। यह कहीं कंकड़ पत्थर से युक्त तो कहीं चिकनी, कहीं भुरभुरी तो कहीं रेतीली या रवेदार होती है। इन्हीं अलग अलग मिट्टियों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार भारत जैसे विशाल देश में भी भांति भांति की मिट्टी और वनस्पतियां पाई जाती हैं। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत मिट्टी कहलाती है। इसमें महीन धूल कणों के अलावा रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले और शेष भी पाए जाते हैं। इसे ह्यूमस कहते हैं। यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। आइए जानें जलोढ़ मृदा। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है। यह मैदान गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से निर्मित है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसका जमाव है। इस मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलों की खेती की जाती है। काली मृदा। यह मृदा भारत में ऐसे भूभाग पर मिलती है जहां प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ था। लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। इसे कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। लाल पीली मृदा। इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसका रंग लाल पीला होता है। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों एवं सिंचाई की मदद से इसमें अच्छी फसल उगाई जा सकती है। लेटराइट मृदा। भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चले जाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की बागायती कृषि की जाती है। मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। भारत में यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में इसका विस्तार है। यह रेतीली और नमकीन होती है। इसमें नमी बहुत कम होती है। इस मिट्टी को सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। पर्वतीय मृदा। भारत में इस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है। यह मृदा ढालों पर पतली परत के रूप में होती है, जबकि परतों की घाटियों में मृदा की मोटाई अधिक होती है। इस मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं तथा कहीं कहीं सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। वनस्पतियाँ। आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास आदि को देखा होगा। कुछ पेड़ बड़े होते हैं जैसे नीम, आम आदि। गुलाब, बेला, गेंदा आदि के पौधे छोटे होते हैं। कुछ वृक्ष कम टहनियाँ एवं पत्तियों वाले होते हैं जैसे नारियल आदि। हमें पेड़ पौधों को देखना और घास के मैदान पर खेलना अच्छा लगता है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सूची बनाइए। यह सब आपके क्षेत्र की वनस्पतियाँ हैं। वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि का समूह जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं।
जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती और बढ़ती है प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। भारत की वनस्पति। अपने देश भारत में जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा की विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मुख्य 5 भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों में जलवायु, मृदा, तापमान, वर्षा है। इनमें वर्षा की सर्वाधिक मात्रा महत्वपूर्ण होती है। वनस्पतियां जो 5 भागों में विभाजित हैं देखते हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, ट्रॉपिकल डिजर्ट सर्ब। पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, ज्वारी या दलदली वन। टाइडल्स एंड और मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन हमेशा दलदली में ही पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा देश के उत्तर पूर्व में भागों में मिलते हैं। ये वन इतने घने और ऊंचे होते हैं कि इसमें सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। इनके मुख्य वृक्ष महोगनी, एबोनी, रबर, रोज, वुड आदि हैं। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि सदाबहार वन के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो आप बोलेंगे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये वन सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैला है। यह कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय अर्थात ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था, टैट वाले एग्जाम में, कि मानसून वन के लिए कितनी बारिश की आवश्यकता होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश की आवश्यकता होती है। इन वनों में सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, सहतूत आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। ऐसे वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ, ये वन कम वर्षा यानी 80 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह वनस्पतियाँ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा दक्षिण पठार के शुष्क भागों में मिलते हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए इन वनस्पतियों की पत्तियां कटीली होती हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियों में झाड़ियों की प्रधानता होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियां कीकर, खैर, बबूल, खजूर, कैक्टस आदि हैं। पर्वतीय वन, ये वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को पर्वत की ऊंचाइयों भी प्रभावित करती हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों से लेकर उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार शंक्वाकार पर्वतीय वन मिलते हैं। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष चीड़, पाइन, चेस्टनट, ओक, देवदार और मैग्नोलिया है। ज्वारी या दलदली वन, इस प्रकार के वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। ये वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गंगा नदी का डेल्टा है। यह विशेष रूप से सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ, जिससे इन वनों को सुंदर वन कहा जाता है। इसे मैंग्रोव, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वन भी कहते हैं।
वनों से लाभ। हमारे भारत में पाए जाने वाले वनों के बारे में आपने भारत में पाए जाने वाले वनों के बारे में जाना। क्या आप बता सकते हैं कि वनों पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ है? क्लास 6, 7, 8 के बच्चे इसे कमेंट करके लिखिए। मैंग्रोव वन समुद्र तलों को स्थिर रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वन्य जीव। आपने अपने आसपास अनेक जानवरों को देखा होगा। कुछ पालतू होते हैं, कुछ जानवर जिन्हें आप अपनी आवश्यकतानुसार या शौक के लिए पालते हैं। कुछ जानवर जंगल में मिलते हैं जिन्हें हम नहीं पालते। ऐसे जानवरों को वन्य जीव कहते हैं। पालतू जानवर हम सभी के बीच बस्तियों में रहते हैं, लेकिन वन्य जीव को रहने के लिए वनों की आवश्यकता होती है। वनों के लगातार कटने से वन्य जीव के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण ही वनों में रहने वाले पशु पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जैसे पशुओं में बाघ, सफ़ेद हाथी, काला हिरण आदि है। इस प्रकार पक्षियों में गिद्ध, गौरैया, सारस, कौवा आदि की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है। वन्य जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे गिद्ध पक्षी मरे हुए पशुओं का मांस खाकर वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं, किंतु इसकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सरकार राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्य या पक्षी विहारों की स्थापना की गई है, जिससे वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं जान जाइए। नेशनल पार्क। यह वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतः बंद है उसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। ये डिफरेंट अक्सर पूछा जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है। पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी, वह स्थान जहां पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र को देखकर भारत में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और अभ्यारण्य की सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। अब इन्हें देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाकाहारी जो घास फूस खाते हैं, वनस्पतियों पर जो आधारित होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। मांसाहारी जो शाकाहारी जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, भेड़िया। भारत को मसालों का घर कहा जाता है। विश्व के फलों के उत्पादन में भारत का 10वां हिस्सा है। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। असम के जंगलों में हाथी और गैंडे पाए जाते हैं। केरल और कर्नाटक में भी हाथी पाए जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रवासी पक्षी में पेलिकन है, साइबेरियन सारस है, स्टोर्क है, फ्लेमिंगो है, पिनटेल है, बत्तख है आदि इत्यादि। प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस साइबेरियन से दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के प्रारंभ तक रहते हैं। ये हमारा है कुछ नेशनल पार्क, आप इसे देख सकते हैं। दुग्धा नेशनल पार्क, सिमलीपाल गिर गुजरात में है। संजय गांधी नेशनल सरिस्का और भरतपुर राजस्थान में है। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में है। कार्बेट आपका उत्तराखंड में है। महानंदा, मानस ये असम में है। काजीरंगा ये भी असम में है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।